हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं आपका नया टॉपिक मैथ पेडागोजी का लेकर आपके साथ हूँ। तो इसको धीरे धीरे कई सारे वीडियोस में हम कवर करेंगे। पेडागोजी को आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्या करना है केवल इनको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मैथ पेडागोजी। इसमें सबसे पहले गणित क्या होता है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर हम बोले तो ये होगी कि गणित गणना करने का विज्ञान है। द साइंस ऑफ कैलकुलेशन इज़ नोन एज मैथ्स, ठीक है। तो गणित के बारे में क्या है कि कई सारे और भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ने बहुत से कथन कहे हैं जो अक्सर आपके टेट सी टेट के पेपर में मैथ में पेडागोजी में पूछ लिए जाते हैं। तो हम उनमें से कुछ कथन लेकर आज इनको कोशिश करेंगे उनको याद करने की, ठीक है। और मेरा दावा है कि जिस तरह से अगर हम ट्रिक से इन्हें याद करेंगे तो आपको ये याद करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कथन है कि गणित विज्ञान की रानी है, और ये कहा है गॉस ने। गणित विज्ञान की रानी है, कहा है गॉस ने। अब इसको याद कैसे करेंगे, चलिए इसकी ट्रिक बनाते हैं। ये सारी ट्रिक मेरी हैं, आप चाहें तो अपनी खुद की भी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या देखो, रानी यहाँ शब्द लेंगे। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, रानी होती है और वही पूरी सर्वे सर्वा होती है, यानी वही बॉस होती है। तो ऐसे याद रखेंगे, रानी ही बॉस है और बोला किसने है, गॉस ने, ठीक है। रानी ही बॉस है और बोला किसने है, गॉस। तो आपको इसे याद रहेगा, ये दो वर्ड आप देख लेंगे कि रानी, गणित विज्ञान की रानी किसने कहा है, गॉस ने कहा है। अगला कथन है गणित संस्कृति सभ्यता का दर्पण है, और ये कहा है हॉगबैन ने। अब देखो इसको कैसे हम याद करेंगे। याद रखना, देखो ये बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने कथन बोल दिया और रटने हमें पड़ रहे हैं, यानी कि इन्होंने हमारे लिए बहुत काम कठिन कर दिया है ना। तो इन्होंने हमारा काम ख़राब किया है, हम इनका नाम ख़राब करेंगे। कैसे करेंगे, नाम ख़राब करके हम इनको ट्रिक बना लेंगे और उनको याद कर लेंगे। हमें कौन सा कुछ करना है, हमें बस पेपर में टिक मारना है, ऑप्शन में आएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखो। दूसरा इसमें शब्द दिया है दर्पण, ठीक है। गणित संस्कृति सभ्यता का दर्पण है, और दर्पण जो है टांगा जाता है, किस पे टांगा जाता है, हुक पे टांगा जाता है। तो ऐसे याद रखेंगे, हुक से, हॉक को कर लेंगे हुक, ठीक है। और बैन जो होता है, बहुत बड़ी घंटी को बैन कहते हैं। बैल होती छोटी घंटियाँ और बहुत बड़ी घंटी को बैन कहते हैं। तो ये भी टांगी जाती है, ठीक है। लंदन में जो सबसे बड़ी घंटा अगर उसे बिग बैन कहते हैं, आपने इसी नाम सुना होगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना, दर्पण भी टांगा जाता है, किस पे टांगा जाता है, हुक पे टांगा जाता है। हुक यानी हॉग, ऑप्शन में आपको मिलेगा तो याद आ जाएगा तुरंत, ये दिमाग में, मुझे लगता है कि आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। तो दर्पण किस पे टांगा जाता है, हॉग। तो ये दोनों आपको याद हो जाएंगे। गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार व कुंजी है। गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार व कुंजी है, यानी कि गेट है और चाबी है। तो देखो, आप जब घर में रहते हैं तो रोज़ निकलने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, दरवाजे और चाबी की। तो ऐसे याद रखेंगे, रोजर नाम है तो उनको यहाँ से नाम इतना काट लेते हैं, रोज, ठीक है। यानी कि रोज़ आपको आना जाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको दरवाजे और कुंजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम इसे याद कर लेंगे कि गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। अगला है गणित वह भाषा है जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को लिख दिया। ये देखो, ये होती है कि तारीफ़ करो तो ऐसे करो। गणित वह भाषा है जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को लिख दिया है, ये कहा है गैलीलियो ने। इसको याद करना बहुत आसान है, आपको पता है ब्रह्मांड शब्द, गैलीलियो की ज़्यादातर खोज ही किस पर रही है, ब्रह्मांड के आसपास रही। उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया, उससे देख देख के सूर्य, तारों और इनके बारे में बताते रहे हमेशा। तो गणित वह भाषा है जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को लिख दिया है, किसने कहा है, गैलीलियो ने। तो ये आसानी से आपको याद हो गए होंगे चार। आगे चलते हैं। पाँचवा, यदि विज्ञान रीढ़ की हड्डी है, नहीं, यदि विज्ञान रीढ़ की हड्डी गणित को हटा दिया, विज्ञान की रीढ़ की हड्डी गणित को हटा दिया जाए तो संपूर्ण बौद्धिक संबद्धता नष्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि कहा है कि विज्ञान की रीढ़ की हड्डी गणित को बताया गया और उसे कहा गया अगर वो हटा दो तो सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। ये कहा है युंग ने, थोड़ा सॉरी इसका नाम इनका है युंग, ठीक है, युंग ने कहा है। आप इसको याद कैसे करेंगे, देखो जो जवान आदमी होता है, यंग आदमी होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और बुढ़ापे पे होते होते उसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती जाती है, यानी झुकती जाती है। तो ऐसे याद रखेंगे कि विज्ञान की रीढ़ की हड्डी जहाँ शब्द आया है तो उसके लिए यंग, जवान आदमी की रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, सीधी होती है। तो उसको आप याद कर लेंगे रीढ़ की हड्डी से, किससे, यंग यानी कि जवान, ठीक है। तो आपको दिमाग में देखो क्या होता है, इमेज बनानी होती है एक, याद करने के लिए दिमाग में इमेज बन जाएगी रीढ़ की हड्डी जवान आदमी की, ठीक है। तो आपको ये हमेशा याद रहेगा, आप कभी भी ऑप्शन में आ जाएगा, गलती नहीं करेंगे आप। अगला, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, और ये कहा था नेपोलियन ने। आपको पता होगा नेपोलियन फ्रांस का तानाशाह था, वो बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसका एक ही सपना था
कि फ्रांस को सबसे महान देश बनाना, ठीक है, उन्नति करना अपने देश की सीमाओं में वृद्धि करना, तो बहुत आसान है। देखो, उन्नति करना चाहता था, अपने देश की वृद्धि करना चाहता था, अपने देश को सबसे संपन्न बनाना चाहता था। तो ये किसने कहा है? नेपोलियन ने। यही चीज़ उसने गणित के लिए बोल दी, ठीक है। जो जैसा इंसान होता है प्रवृत्ति, वो वैसी शब्द यूज़ करता है। तो इसी तरह से आपको याद रहेगा कि उन्नति, देश की वृद्धि, देश की संपन्नता, ये किसने की? नेपोलियन का कथन है, ठीक है। वो अपने देश को उन्नत वृद्धि करना चाहता था, अपने आसपास के जर्मनी वगैरह को जीत कर, क्षेत्र आसपास के पोलैंड वगैरह को जीत कर, इसीलिए, ठीक है। तो नेपोलियन को ऐसे याद हो जाएगा। अगला है तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली माध्यम है। अब इनको कहा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। अब इसको कैसे याद करेंगे हम? तो देखो, यहाँ शब्द देखो, तार्किक लिखा है, तो ऊपर रा चढ़ा हुआ है, ठीक है। इसको ट्रिक बनाई है हमने, ज़्यादा नहीं बनी इसकी, तो एक सिंपल सी बना ली हमने। रा चढ़ा हुआ, और इनके नाम में भी देखो 2 जगह क्या है? रा चढ़ा हुआ है। जॉर्ज बर्नार्ड, तार्किक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को 1925 में साहित्य के लिए नोबेल भी मिला था, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को इन्होंने कहा था तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली माध्यम है। तार्किक से रा और से जॉर्ज में भी और बर्नार्ड में भी, ठीक है। और ऐसे याद करना चाहें तो अभी हमारे देश में ज़्यादातर अगर माना जाए तो सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली कौन है? शाह है, हमारे अमित शाह जी। तो इसी हिसाब से इन्होंने भी शाह लगा दिया। तो आपको जैसे याद करना हो आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। ये मेरी ट्रिक्स हैं, ठीक है। आप ना चाहे तो अपनी भी बना सकते हैं, बहुत आसान होता है। अगला देखो, सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के आरंभ होता है झूठा है और दोषपूर्ण है, ठीक है। ये कहा था कॉमेट ने। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो, जब इंसान कोई कमेंट करता है किसी भी चीज़ पे, तो या तो वो सच बोलता है या झूठ बोलता है ना। झूठा कमेंट होता है या सच्चा कमेंट होता है। तो ऐसे याद रखेंगे, झूठे के बारे में दोषपूर्ण, ठीक है। या फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें कोई भी गलती होगी, कोई भी दोष होगा, तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करके नीचे बता देंगे, है कि नहीं। या सही होगा तो आप कह देंगे कमेंट करके, हाँ बहुत सही है। तो सही हो कहेंगे ना कहें, लेकिन झूठा हो या गलत चीज़ हो तो उस पर आदमी ज़रूर कमेंट करता है। तो ऐसे याद रखेंगे, सारा विज्ञान जो बिना गणित के आरंभ होता है झूठा और दोषपूर्ण है। झूठा और दोषपूर्ण होता है तो उस पर लोग सवाल उठाते हैं या कमेंट करते हैं। तो किसने कहा है? कॉमेट ने, ठीक है। और आज का लास्ट है आपका, गणित तर्क सम्मत विचार है, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो अब इसको कहा है डटन ने। तो आप कैसे याद रखेंगे? देखो, सीधी बात है, सच बोलेंगे अगर आप तो डट के खड़े रहेंगे, ठीक है। सत्य बोलने के लिए क्या करेंगे? डट के खड़े रहेंगे। अगर यथार्थ बात बोलनी है, सत्य बात बोलनी है, तो डट के बोलनी पड़ेगी। तो इसीलिए ऐसे याद रखेंगे डटन। तो इस तरह से हमको ये एक बार याद कर लेते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं हमें याद होता है, कितना याद हुआ, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। गणित विज्ञान की रानी है, हमने रानी शब्द से याद किया था। रानी ही बहुत, ब्रिटेन में रानी जो होती है वो बॉस होती है, रानी ही बॉस है। तो ये किसने कहा था? गॉस ने, ठीक है। आसान है। अगला है गणित संस्कृति की सभ्यता का दर्पण है। तो दर्पण से हमने कहा दर्पण टांगा जाता है, किस पे टांगा जाता है? हुक पे। तो इसका नाम हुक से ही कुछ संबंधित है, यानी क्या था? हॉगबैन, ठीक है। हॉग याद रह जाए आपको, काफ़ी है, ऑप्शन मिलेगा, आप कर देंगे। गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार और कुंजी है, ठीक है। मैंने बताया था प्रवेश द्वार यानी रोज़ आना जाना आपको उसी से होगा। तो रोज़ आप बाहर जाओगे तो ताला लगा के जाओगे कुंजी से, तभी तो गेट खोलोगे। तो रोज़ आना जाना हो रहा है किससे? दरवाजे से। तो क्या नाम था? रोजर बैकन। और याद रखिएगा, ऑप्शन जब मिलेगा तो आपको बहुत आसानी होगी। ये तो हमें ऑप्शन है ही नहीं, तो हमने याद किया हुआ हमारा। अगला देखो, गणित वह भाषा है जिसके द्वारा परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को लिख दिया भाई। तो ब्रह्मांड की बात किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। तो हमेशा ब्रह्मांड की ही बात करते थे, ठीक है। और यदि विज्ञान रीढ़ की हड्डी गणित को हटा दिया जाए तो संपूर्ण बौद्धिक क्षमता नष्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा था जवान आदमी की रीढ़ की हड्डी सही होती है, सीधी होती है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? यंग से बोला था मैंने, वैसे ही आप इसको यंग कर लेंगे। और फिर है गणित की उन्नति, वृद्धि तथा देश की संपन्नता से संबंधित है। तो आपको क्या याद रखना है? उन्नति, वृद्धि, देश की संपन्नता। कौन चाहता था करना? अपने देश को वृद्धि करना चाहता था, वृद्धि करना चाहता था, उन्नत करना चाहता था, संपन्न करना चाहता था। वो चाहता था अपना नेपोलियन, ठीक है। फ्रांस का क्या था? ये तानाशाह था, ठीक। अगले बढ़ते, तार्किक चिंतन के लिए तार्किक चिंतन गणित के लिए गणित एक शक्तिशाली माध्यम है। तो उसको हमने याद किया था तार्किक शब्द से, ठीक है। रा उड़ा है तो उसमें नाम एक था हमारे पास जिसमें 2 बार रा था। कौन था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक बताई थी कि इन्हें 1925 में क्या मिला था? साहित्य का नोबेल भी मिला था। अगला, सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के आरंभ होता है झूठा और दोषपूर्ण है। तो मैंने कहा था कोई भी चीज़ अगर झूठी होती है, दोषपूर्ण होती है, यदि मान लो इसी वीडियो में ही कोई कमी है तो आप कमेंट में जरूर बता दोगे। तो कमेंट करते हैं लोग उस चीज़ पे, ठीक है। कोई चीज़ झूठी या दोषपूर्ण होती है तो
इसे कहा था कॉमेट ने। ठीक है, अगला है गणित तर्क सम्मत विचार है, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। आपने इसकी ट्रिक मैंने बताई थी कि अगर सत्य बोलोगे तभी डट के खड़े हो पाओगे, झूठ बोलोगे तो डट के खड़े नहीं हो पाओगे, तो ये कहा था डटन ने। ठीक है, तो इतने आज हम याद कर लेते हैं, आगे और भी हम लेके इसको शुरुआत करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। चमक तो नहीं, तो आगे अपना देखते हैं गणित सीखने की विधियाँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो 10, लेकिन इसमें से ऊपर की जो 5 हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको हम सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे और इनसे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली विधि है आपकी आगमन विधि या इंडक्टिव विधि बोलते हैं इसे। दूसरी है निगमन, इसे बोलते हैं डिडक्टिव, ये दोनों एक दूसरे की उल्टी होती हैं सेम। फिर तीसरी है विश्लेषण विधि, इसकी उल्टी संश्लेषण विधि। फिर प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोजन विधि, व्याख्यान विधि और विचार विमर्श विधि। तो ये सभी विधियों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं आगमन विधि। तो आइए देखते हैं आगमन और निगमन विधि को जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, अगर हम एक पढ़ लेंगे तो दूसरी हमें आसानी से आ जाएगी। तो आगमन विधि में हम क्या करेंगे, इसमें क्या है कि जैसे आपको किसी को कुछ समझाना है तो पहले उसका उदाहरण दिया जाएगा। उदाहरण देने के बाद बालक को खुद बोला जाएगा कि आप इसको देखो, इसका निरीक्षण करो, परीक्षण करो। फिर बालक उन सब उदाहरण को परीक्षण करके एक निष्कर्ष निकालेगा और उसके बाद उसे वो नियम या सूत्र पता चल जाएगा। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है, हम पहले ही सूत्र बता देते हैं, बालक बाद में उसकी प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो यानी कि इसकी आगमन विधि क्या होगी, सर्वप्रथम उदाहरण देकर उसका निरीक्षण करके अंत में नियम या सूत्र निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी सवाल को हल करने के लिए हम पहले उदाहरण दे देंगे, बाद में सूत्र निकालेंगे। अगर इसका देखो नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल देखें कि अगर एक छोटे बच्चे को हमें ये बताना है कि सूर्य सदैव पूर्व से उगता है, ये बताना है। ठीक है, तो क्या करना है कि उसको एक हम काम दे देंगे, उदाहरण दे देंगे या काम दे देंगे कि तुम सुबह रोज़ 4 बजे उठकर छत पर जाकर देखोगे कि सूरज किस दिशा से निकल रहा है। तो वो खुद जाएगा, 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, उसके बाद यानी वो निरीक्षण करेगा। हमने उदाहरण दे दिया कि आपको छत पे जाना है, फिर वो निरीक्षण करेगा। उसके बाद वो एक सामान्यीकरण करेगा कि उसे पता चलेगा कि डेली सूरज जो है एक ही दिशा से निकल रहा है। उसके बाद उसे खुद पता चल जाएगा कि सूरज सदैव पूर्व से, यानी कि वो नियम। तो ये हो गई आगमन विधि। निगमन विधि में क्या होगा, हम पहले ही उसे बता देंगे कि देखो सूरज रोज़ जो है कहाँ से निकलता है, पूर्व दिशा से उगता है, तो कल भी कहाँ से निकलेगा वो खुद बता देगा। आपके सूत्र उसको पहले ही बताया, क्योंकि सदैव कैसे निकलता है पूर्व में, तो कल भी निकलेगा पूर्व में। तो ये आगमन हो गई और निगमन। एक और एग्जाम्पल ले लें गणित में कि अगर बोला गया किसी छात्र को ये बताना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 2 तरीके हैं उसके। हम उसे डायरेक्ट बता दें सूत्र की तरह कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, 2 दिए हों तो उसमें एक कैसे निकालेंगे। लेकिन आगमन में क्या होगा, हम उससे क्या करेंगे, कुछ त्रिभुज दे देंगे उदाहरण में। ठीक है, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज दे देंगे उदाहरण में और उससे कहेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों को नाप कर बताओ। तो ये उदाहरण दे दिया, अब वो निरीक्षण करेगा या परीक्षण करेगा, इनके कोणों को नापेगा और तीनों का योग करेगा, इसके भी करेगा, इसके भी करेगा और इसके भी करेगा। उसके बाद निरीक्षण के बाद वो सामान्यीकरण करेगा, यानी कि उससे पता चलेगा, जनरलाइजेशन करेगा कि इसका भी 180 योग आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी, यानी जनरलाइजेशन, यानी तीनों को संबंध करेगा आपस में। तो उससे बाद उसे चौथा पॉइंट क्या पता चलेगा, लास्ट पॉइंट, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। लेकिन निगमन में क्या होगा कि हम पहले ही बता देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 2 दिए हों तो एक कैसे निकालना है, 2 का योग करके 180 में से माइनस करना है, तो वो करने लगेगा। तो ये होती है आगमन विधि और जिसकी जस्ट अपोजिट निगमन विधि। ठीक है, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आगमन विधि में है कि 4 चरणों में होती है। सबसे पहले मैंने बताया आपका क्या, उदाहरण। ठीक है, इसके चरण क्या है, 4 चरण है आगमन विधि के। सबसे पहले उदाहरण देते हैं। ठीक है, दूसरा फिर निरीक्षण या परीक्षण। ठीक है, निरीक्षण या परीक्षण, फिर सामान्यीकरण, उसके बाद निष्कर्ष या नियम। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमने एग्जांपल दिया था, त्रिभुज दे दिए थे, नापो।
फिर उसने जो उसमें निरीक्षण परीक्षण किया, यानी उसे नापा तौला, तो वो निरीक्षण हो गया, ठीक है। फिर उसने तीनों का एक नियम निकाला कि तीनों में यही चीज़ आ रही है, यानी सामान्यीकरण। और उसके बाद उसने एक निष्कर्ष निकाल लिया, एक नियम निकाल लिया, एक सूत्र निकाल लिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो इसके 4 चरण होते हैं आगमन विधि में। निगमन देख लेते हैं। इसमें सूत्र पहले बताया जाता है, इसमें नियम या सूत्र पहले बताया जाता है ठीक है। फिर अभ्यास होता है, फिर इसका अभ्यास होता है, ठीक है। सूत्र पहले बता देंगे, फिर इसका अभ्यास हो जाएगा। तो ये 2 आगमन और निगमन में आपको अंतर पता चला होगा। तो आगमन देखो क्या होता है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, चलिए आगमन और निगमन, इनके गुण और दोष देख लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, 1 मिनट, हाँ, आगमन के बारे में याद रखना कि ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर का क्या मतलब है? स्थूल वो वस्तु थी जिसको बड़ी आकार की, जिसे छुआ जा सकता है, ठीक है। सूक्ष्म ऐसी वस्तु जिसे छुआ नहीं जा सकता, मतलब उस उपस्थित होती है। जैसे हमने उदाहरण दिया था पेड़ों, मान लो किसी को 4 पेड़ गिनने या गिनती सिखानी है 2 और 3 कितने होते हैं, तो हमने कहा कि ये इधर वाले पेड़ गिन लो और इधर वाले पेड़ गिन लो, बाद में एक साथ गिन लो, तो ये सिखाया। तो स्थूल क्या है, पहले उसने पेड़ देखे, उनको गिना, तो वो स्थूल है, और बाद में उसने रिजल्ट निकाला कि 2 और 3 5 होते हैं। तो ये 2 3 5 ये क्या है, सूक्ष्म वस्तु है, इनको छुआ नहीं जा सकता, लेकिन पेड़ों को छुआ जा सकता है। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है, ठीक है। फिर दूसरा है, ये विशेष से सामान्य की ओर ले जाती है, सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ठीक है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रमाण की ओर, ठीक है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, यानी कि जब अपने पेड़ का एग्जाम्पल दिया था, तो प्रत्यक्ष पेड़ सामने है और बाद में प्रमाण निकला कि 2 और 3 5 होते हैं। तो प्रत्यक्ष चीज़ें पहले आती हैं। इसमें सूत्र पहले बताते हैं, सूत्र प्रत्यक्ष नहीं होता है, ठीक है। वो एक इमेजिनेशन, यानी कि उसकी कोई चित्र नहीं होता, कोई स्थूल वस्तु नहीं है, तो प्रत्यक्ष नहीं है, ठीक है। इसमें पहले प्रत्यक्ष दिए जाते, बाद में प्रमाण। इसमें प्रमाण पहले देते, बाद में प्रत्यक्ष आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले ही बता देंगे 2 और 3 5 होते हैं, ना मानो तो इधर गिन के देख लो, ये 2 पेड़, इधर 3 पेड़, कुल मिला के गिन के देख लो। तो इस तरह से ये याद रखेंगे, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट निगमन विधि होती है, ये सूक्ष्म से स्थूल ले जाती है आपको, सूक्ष्म से स्थूल, ठीक। सामान्य से विशेष, सामान्य से विशेष, और प्रमाण से प्रत्यक्ष, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, देखो ये तो याद हो जाएगा, स्थूल यानी कि जो वस्तु ठोस होगी, जो जिसको हम छू सकते हैं, वो पहले दिखाई जाएगी, ठीक है। प्रत्यक्ष से प्रमाण भी आसानी से याद कर सकते हैं कि पहले प्रत्यक्ष होगा, बाद में सूत्र बताएंगे। सूत्र को याद रखना, प्रमाण होता है, ठीक है। सूत्र सारे प्रमाणित होते हैं। अब ये कैसे याद रखेंगे कि किस में विशेष से सामान्य था या किस में सामान्य से विशेष था? तो ऐसे याद रखना, आगमन देखो किसी भी विशेष व्यक्ति का ही आगमन होता है, ठीक है। यानी कि आगमन हम किसके लिए कहेंगे, कोई विशेष व्यक्ति होगा तभी तो आगमन कहेंगे, है कि नहीं। अब ऐसा थोड़ी ये मोहल्ले का इंटू चिंटू कोई आ रहा है घर का, उसका कह देंगे उसका आगमन हुआ है, ऐसा तो नहीं कहेंगे। कहेंगे वो तो आया था, चिंटू आया था, पिंटू आया था। लेकिन अगर बोला जाए कि उस देश के राष्ट्रपति का आगमन हुआ, ठीक है, तो विशेष व्यक्ति कोई होगा, सम्माननीय व्यक्ति होगा, तो उसका आगमन होता है। तो ऐसा ना विशेष का आगमन होता है। तो अगर आप ये याद कर लेंगे तो उसका अपोजिट ही हो ही जाएगा, सामान्य, ठीक है। तो विशेष व्यक्ति का क्या होता है, आगमन होता है। तो इस तरह से याद कर लेंगे। आइए इनके गुण और दोष देख लेते हैं, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए इनके गुण और दोष देखते हैं। देखिए आगमन विधि क्या है, अभी जैसे हमने बताया वैज्ञानिक विधि है, इसमें सीखने की इच्छा का विकास होता है। इसमें बच्चे खुद ही सीखते हैं क्योंकि आप उनको केवल उदाहरण दे देते हैं, ठीक है। बालक स्वयं ही समस्या के निवारण करते हैं, इससे अधिगम स्थायी होता है। जब बालक खुद ही नियम निकालता है, खुद ही उसकी खोज करता है, तो उसे हमेशा स्थायी, यानी कि अधिगम स्थायी का मतलब उसे याद बना रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये बहुत फ़ायदा होता है, इससे क्या होता है, व्यवहारिक है, ये मानसिक ज्ञान भी बढ़ता है, ठीक है। ये और बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हमें कुछ प्रमुख ही पढ़ने हैं इनके। अब इसका दोष क्या है, देखो सीधी बात है, अगर हम किसी चीज़ को आगमन विधि से करते हैं उसमें समय बहुत लगेगा, क्योंकि बच्चे खुद सीखने में टाइम लगाते हैं, तो सबसे पहले अधिक परिश्रम और अधिक समय लगता है। दूसरा यह अपूर्ण विधि है, सत्यापन के लिए निगमन का प्रयोग होता है। अपूर्ण क्यों है, देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि त्रिभुज वाला, 3 त्रिभुज दिए नापने के लिए, अगर उसमें थोड़ा थोड़ा भी त्रुटि होती जाएगी तो योग जो है 180 नहीं निकलेगा। तो इसीलिए इसकी संभावना के लिए इसको 180 हमें सत्यापन के लिए निगमन का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर ये
त्रुटियों की संभावना अधिक है। सीधी बात है, खुद बच्चे करेंगे तो गलतियां भी करेंगे, और केवल छोटी कक्षाओं में उपयोगी है। ठीक है, बड़ी कक्षाओं में इस तरह से नहीं कर सकते, कोर्स ज़्यादा होता है। अगर हम आगमन का प्रयोग करते रहेंगे तो उनका कोर्स कभी पूरा नहीं होगा। निगमन के फायदे क्या हैं? ये सरल है, सुविधाजनक है, सूत्र बताया, बच्चे खुद कर लेंगे। ठीक है, कम समय लगता है, बालक तेजी से ज़्यादा सीख सकता है। ठीक है, तो ये इसके गुण है। सीधा दोष क्या है कि ये रटने की प्रवृत्ति पर जोर देता है, क्योंकि इस विधि में क्या है, सूत्र रटने पड़ते हैं, तो रटने की प्रवृत्ति पर जोर देता है। छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है, लेकिन ये छोटी कक्षाओं में आप इस तरह से नहीं कर सकते, हर चीज़ के सूत्र नहीं बता सकते। छोटी कक्षाओं में मतलब खुद सीखे वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और एक तो ये इनके गुण और दोष हैं। एक छोटा सा नोट है कि बीजगणित, रेखागणित और त्रिकोणमिति के लिए निगमन विधि ही प्रयोग होंगी। ठीक है, इनके लिए यानी कि अगर मैं cos थीटा अपॉन sin थीटा बराबर tan थीटा, इसके लिए आगमन थोड़ी देंगे कि आप खुद पता करके आओ। इसमें क्या होता है कि हमने सूत्र बता दिए कि sin अपॉन cos क्या होता है, ये tan होता है। तो बड़ी कक्षाओं में यानी कि त्रिकोणमिति, बीजगणित, रेखागणित के लिए आपको निगमन प्रयोग ही करना पड़ेगा। अंकगणित के लिए आगमन विधि प्रयोग की जा सकती है। चलिए आगे की बची हुई विधियाँ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक ये चीज़ याद कर लीजिए, और आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो उसको एक बार स्क्रीनशॉट देख लें इसका।